आज हम लोग जो बिजली अधिनियम बिल आया है 2022 उसके बारे में चर्चा करेंगे कि इस बिल की शुरुआत कहाँ से हुई और आज जो नया विधेयक पेश किया गया मानसून सत्र में लोकसभा में, जिसको स्टैंडिंग कमेटी के लिए भेज दिया गया, उसके उसकी बैकग्राउंड क्या है और उस बिल में क्या क्या चीज़ें हैं जिसमें उपभोक्ताओं को, कंज्यूमर्स को, किसानों को इस बात को समझना है कि इसमें उनका हित है कि अनित है। तो पहले मैं ये बताऊंगा कि बिजली अधिनियम बिल पहले 2020 में इसको इंट्रोड्यूस करना था लोकसभा में, और इस बिल की इसका विरोध किया गया जब 3 किसान बिलों का विरोध हो रहा था दिल्ली के बॉर्डरों पर। तो एमएसपी को लेकर और बिजली अधिनियम 2020 को लेकर भी चर्चा हुई कि बिजली अधिनियम 2020 जो है वो प्राइवेट हाथों में बिजली के वितरण को दिया जाना है, और इससे क्रॉस सब्सिडी जिसमें किसान हैं, गरीब परिवार के लोग हैं या छोटे उद्योग हैं, घरेलू उद्योग हैं, उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो पहले तो मैं आपको ये समझा दूं कि क्रॉस सब्सिडी होती क्या है। क्रॉस सब्सिडी का मतलब ये होता है कि जो गरीब इलाके हैं, रूरल एरियाज हैं, जो किसानी के लिए बिजली का इस्तेमाल होता है, छोटे उद्योग में बिजली का इस्तेमाल होता है, स्मॉल इंडस्ट्री में, एसएमईज एमएसएमईज में जो बिजली का इस्तेमाल होता है, उसमें क्रॉस सब्सिडी दी जाती है कि जो बड़े उद्योग हैं उनसे परसेंटेज बिजली की ज़्यादा ली जाती है, क्योंकि जो बड़े उद्योग हैं उनके प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए वो बिजली का दाम ज़्यादा दे सकते हैं। जो छोटे किसान होते हैं, छोटे कंज्यूमर्स होते हैं, जिनकी जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनके बच्चे पढ़ लिख के बड़ा होना चाहते, तो उनके लिए बिजली सस्ती की जाती है ताकि वो मुकाबला कर सकें और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर या अपने रोजगार से अपना घर पालन पोषण कर सकें, पेट पाल सकें। तो क्रॉस सब्सिडी इसलिए दी जाती है। अभी तक स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स जो थी वो क्रॉस सब्सिडी के डिसीजन लेती थी, स्टेट डिसाइड करती थी किसको कितने यूनिट बिजली मुफ्त दी जानी चाहिए। अभी आपने देखा दिल्ली में इलेक्शन जब हुए 2014 में, तो उस टाइम अरविंद केजरीवाल ने एक प्रॉमिस किया, एक नई क्रांति लेके आए जिसमें उन्होंने कहा कि 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, कि जो आदमी एसी नहीं चलाता है, जिसका बड़ा घर नहीं है, वो 200 यूनिट बिजली अगर मुफ्त पा जाएगा तो उसके बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ जाएंगे और उसको भी कुछ आराम मिलेगा, कुछ साधन मिलेगा। तो ये सब चीज़ें जो थी वो आई उसमें। तो अब मामला ये है कि अगर ये प्राइवेट हाथों में दे दिया जाएगा बिजली का वितरण, तो फिर जो प्रॉफिट एरियाज हैं, जहाँ पे ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है, जो बड़े उद्योग हैं, वहीं पे बिजली का वितरण जो है वो ज़्यादा जो है वो पॉसिबल हो पाएगा, और उस पर ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन कमाने के लिए प्राइवेट कंपनीज आपस में होड़ करेंगी। और जो एरियाज जहाँ पे रूरल एरियाज हैं, जहाँ पे बिजली की ज़्यादा यूनिट आप कंजम्पशन भी कम है और उसमें बिजली का रेट ज़्यादा आप ले भी नहीं सकते, तो उन मामलों में आपका जो है उस एरियाज में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कैसे काम करेंगे। अगर वो सब्सिडाइज एरिया में ही काम करेंगे तो वो क्रॉस सब्सिडी कैसे देंगे, कि अगर बड़े एरिया में अगर वो पैसा नहीं कमा पाएंगे तो छोटे एरियाज में फिर वो सब्सिडी बिजली कैसे दे सकेंगे। इसलिए स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो धीरे धीरे दिवालिया हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। सरकार का ये तर्क है कि जैसे एमटीएनएल में और इंश्योरेंस में उन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया, जिसका बेनिफिट जो है वो लोगों को मिला, पर अगर आप ये देखें कि वो इंश्योरेंस सेक्टर में या एमटीएनएल में, एमटीएनएल का क्या हाल हुआ, जैसे ही प्राइवेटाइजेशन हुई, सेलुलर कंपनीज आई, उन्होंने 2G में भी और 5G में जिस तरीके से अपना बैंडविड्थ खरीदा, बैंडविड्थ खरीद के उन्होंने जिस तरीके से प्राइस वॉर हुई कि 199 से पैकेज शुरू हुआ, 99 रुपीज़ में आपको 1 साल के लिए इनकमिंग फ्री दी, और उसके बाद उस पैकेज को 199 कर दिया गया, फिर उसको अब 399 पर मंथ कर दिया गया। तो अब आप देखिए, अगर एक परिवार में 5 फोन है तो 1200 रुपये का बिल आता है। तो इसी तरीके से अब बिजली वितरण का मामला ये नहीं है कि बिजली जो प्रोडक्शन है वो वही लोग करेंगे जो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। सरकार ने जो प्राइवेटाइजेशन की है वो वितरण की है, प्रोडक्शन की नहीं की है। प्रोडक्शन अभी भी जो है बड़ी बड़ी कंपनियां, टाटा है, लैंको है, अदानी है, इन लोगों के पास जो नॉन थर्मल पावर जनरेशन है, जो और माध्यम से पावर जनरेट होती है, वो सारा प्राइवेटाइज्ड है। थर्मल पावर भी, कुछ थर्मल पावर स्टेशंस प्राइवेटाइज्ड हैं, कुछ पब्लिक हैं। तो इस वजह से अगर आप देखें तो थर्मल और बाकी पावर जनरेशन का, पिछले बार आपने देखा 3 महीने पहले जिस तरीके से कोयले की कमी हो गई, और कोयला माइंस पे कोयला था पर वो थर्मल पावर स्टेशंस पे नहीं था, और रेल नेटवर्क असमर्थ था उस कोयले को थर्मल प्लांट्स तक भेजने के, और जिसकी वजह से एनर्जी जो एक्सचेंज है
एनर्जी एक्सचेंज जैसे स्टॉक एक्सचेंज होता है वैसे एक एनर्जी एक्सचेंज है, जिसमें बिजली जिस स्टेट के पास आपूर्ति पूरी नहीं होती वो स्टॉक एक्सचेंज से, इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज से वो बिजली खरीद सकता है। तो उस एक्सचेंज पे बिजली का दाम जो है वो 12 से 15 रुपए यूनिट चला गया, और जिसका प्रभाव स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को भी पड़ा, क्योंकि उनका उसका नुकसान भुगतना पड़ा। एकदम से तो आपके रेट बिजली के नहीं बढ़ाए जा सकते। अगर आप 7 रुपए 8 रुपए यूनिट दे रहे हैं शहर में, और गांव में अगर 4 रुपए 5 रुपए यूनिट है। इलेक्शन अभी जो उत्तर प्रदेश के संपन्न हुए उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये कहा था कि नलकूपों पे जो इरिगेशन के लिए पानी यूज किसान करते हैं उस पे हम मीटर नहीं लगाएंगे, पर गालिबन उसके जीतने के बाद, इलेक्शन जीतने के बाद सारे नलकूपों पे प्रीपेड मीटर लगा दिए गए। और उन प्रीपेड मीटर्स के बारे में किसानों ने एक संघर्ष किया, किसानों ने एक आंदोलन शुरू किया। उसमें सरकार को चेतावनी दी कि अगर आप ये प्रीपेड मीटर्स इन नलकूपों से नहीं हटाएंगे तो हम आपके पास ये सारे नलकूपों से मीटर निकाल के जमा करा देंगे। तो सरकार ने वादा खिलाफी की, उन्होंने कहा था इरिगेशन के लिए आपको फ्री बिजली मिलेगी। अब यहाँ इसी तरह से दिल्ली की सरकार ने जिस तरीके से प्रॉमिस किया हुआ है कि आपको 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, पंजाब में 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी और 300 के बाद से चार्ज होगा। तो ये जो नया विधेयक आया है उसमें जितनी भी स्टेट के डिसीजंस हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के या स्टेट गवर्नमेंट्स के, उसको ओवरराइड करके सेंट्रल एक बनाया गया है सेंट्रल बॉडी, और वो ये कहती है कि स्टेट बॉडी अगर फ्री में बिजली बांटना चाहे तो शौक से बांटे, पर पहले उसका पैसा जमा करा दें। इस तरीके की बातें जो है वो निकल के आई हैं, तो इस बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको बिजली विधेयक के बारे में बता दूं। जो मोदी सरकार ने बिजली विधेयक 2022 पेश किया है उसमें सरकार ने किसानों के साथ तो धोखा इसलिए किया कि संजय अग्रवाल जी ने 9 दिसंबर 2021 में जब 3 कृषि कानून वापस लिए थे तो उन्होंने कहा था कि बिजली विद्युत अधिनियम 2022 जो अब आएगा उसमें सरकार चर्चा करेगी किसानों के साथ, सब एसकेएम के लीडरों के साथ चर्चा करके, किसानों के साथ चर्चा करके तभी डिसाइड करेगी कि उसको अमेंडमेंट किस तरीके से करनी है, बिकॉज उसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट गरीब आदमी और किसान होगा क्योंकि उसी को सब्सिडी मिलती है। पर इसमें कोई चर्चा नहीं हुई, कोई फॉरम नहीं बना, और इस बिल को जो है फिर से पार्लियामेंट में मानसून सत्र में पेश कर दिया गया। और चूंकि जो एम्प्लॉयज यूनियंस थी, इंजीनियर्स यूनियन थी, उन्होंने उस पर ऑब्जेक्शन किया तो उसको स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया गया। 2020 में भी ऐसे हुआ था, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जब पेश किया जाना था तो उसको स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया गया और वो ठंडे बस्ते में चला गया। पर इस बार सरकार की मंशा शायद इस बिजली अधिनियम को लाने की है। इसमें जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं 2022 में 2020 से और उससे पहले भी, तो मैं आपको उसको अमेंडमेंट्स को बता देता हूं। इसकी धारा 14 में संशोधन के अनुसार अधिकतम न्यूनतम टैरिफ कैप रखने के लिए नियामक आदेश के साथ वितरण नेटवर्क एक्सेस के उपयोग को सुविधाजनक बनाया जा सके। मतलब कहने का है जो टैरिफ कैप होगी अधिकतम और न्यूनतम, उसमें संशोधन करके वितरण नेटवर्क जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज चलाएंगे, जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चलाएंगे, चाहे टाटा हो, अदानी हो, अंबानी हो, वही इसके टैरिफ कैप तय करेंगे। स्टेट के हाथ में नहीं होगा टैरिफ कैप तय करना। तो सब्सिडी कैसे मिलेगी इसके बारे में चर्चा का विषय ये है कि इसी अधिनियम में धारा 60A में शामिल करने का प्रस्ताव करता है, जिसमें कई वितरण लाइसेंसधारियों के मामले में बिजली खरीद और क्रॉस सब्सिडी के प्रबंधन को सक्षम बनाया जा सके। एक अधिनियम धारा 60A में इसका जिक्र तो है कि लाइसेंसधारी जो करेंगे, वितरण कंपनियां होंगी, वो क्रॉस सब्सिडी के प्रबंधन को कैसे सक्षम बनाएंगी। अब पावर मिनिस्टर आर के सिंह तो कहते हैं इसमें किसानों की सब्सिडी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसमें यह भी कहा गया है क्रॉस सब्सिडी का बैलेंसिंग फंड बनेगा कि अगर क्रॉस सब्सिडी देनी है तो उसको बैलेंस कैसे किया जाए, उसका फंड कैसे, या स्टेट पैसा दे या सेंटर दे या वितरण कंपनियां दें, पर उसके बारे में कोई विस्तृत विवरण नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। तो क्रॉस सब्सिडी को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तीसरी बात जो इसमें कही गई है, केंद्र सरकार द्वारा ट्रैफिक नियंत्रण किए जाने वाले उपयुक्त आयोग द्वारा निर्देशित तरीके से क्रॉस सब्सिडी का उपयोग निरस्त होता है। अब चक्कर क्या है कि इसमें अगर ट्रैफिक नियंत्रण किए जाने वाले आयोग को आप क्रॉस सब्सिडी से हटा देंगे तो फिर क्रॉस सब्सिडी तो मिलेगी नहीं। और ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में छोटे व्यापारों और उद्योगों के लिए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और गरीब परिवार जो बिजली नहीं खरीद सकते तो उनका घर तो अंधकार में चला जाएगा। तो जैसे कि सरकार ने ये कहा था घर घर बिजली होगी और गांव-गांव बिजली होगी, और अगर इलेक्ट्रिफिकेशन पूरे हिंदुस्तान में कर दिया गया है और बिजली अगर प्राइवेट हाथों में चलेगी तो उस गांव में बिजली का क्या महत्व है। 22 घंटे में अगर 24 घंटे में 18 घंटे बिजली नहीं आएगी तो वो बिजली है या नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो ये चीज आती है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। ये एनके हमारे प्रेम स्वामी हैं जो आरएसपी के कन्नौर केरला के एमएलए हैं, एमपी हैं सॉरी, लोकसभा के। उन्होंने अधिनियम पे एक ये बात कही है, ये आप वीडियो देखिए और मुझे फिर मैं इसके बारे में आपसे बात करता हूँ।
जी प्लीज सर. थैंक यू वेरी मच मिस्टर चेयरमैन सर. Thank you very much, sir. Sir, I rise to oppose this bill very vehemently. Under Rule 72(2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha on 3 constitutional grounds. Sir, number 1, many of the provisions in the Electricity Amendment Bill 2022 are against the federal structure of the Constitution. Sir, it is an accepted principle. Sir, it is an accepted constitutional position that the basic features or the fundamental characters of the Constitution shall not be amended or altered. But the federal fabric of the Constitution of the country, taking into confidence of the particular states of the Union of India, it is not being taken into consideration. So the provisions of the Electricity Amendment Bill 2022 is violating the provisions of the federal character of the Constitution. That is the first objection which I would like to raise. And the second objection is, sir, power or electricity is a subject which comes under the concurrent list in item number 38 of list number 3 under Schedule 7 of the Constitution. So since it is a subject which is coming within the purview of the concurrent list, definitely it is the bounden duty or the obligation, mandatory obligation on the part of the government to have an effective consultation with the states and stakeholders also. But unfortunately, no consultation has been done with the states before making or before proposing this legislation. Sir, in the year 2001, at the time of enacting the law, there was effective consultation was there. It was sent to the standing committee and effective consultation, deliberation, everything was done. But here in this case, unfortunately, no consultation was done with the states. So we urge upon the government before proposing the legislation, the states of the Union of India should be consulted. That is the second objection which I would like to make. And the third objection is, this is violation of Article 39B, the directive principles of state policy of the Constitution. Why? Sir, the indiscriminate privatization of the distribution system in power sector by granting license to multiple agencies in the same area. In the same area, multiple private agencies will be allowed to do the service, then it will result in the tariff hike, and that will adversely affect the interest of the ordinary consumers as well as the farmers, because they are getting the subsidy of power subsidy is being getting. So the entire distribution network and the infrastructure it was built upon, thousands of crores of rupees have been spent from the public sector. This is our money. But the private companies are being allowed to make money out of the infrastructure made from the public sector. It is against Article 39B of the Constitution. So on all these grounds, that is indiscriminate privatization against the federal principles, and the power is a concurrent subject which is coming under the list 3. On all these grounds, I strongly oppose the introduction of the Electricity Amendment Bill 2022. Thank you very much, sir. जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि एनके प्रेमचंद्रन का ये आपने वीडियो देखा, आरएसपी के कोलम के केरला के ये मेंबर पार्लियामेंट थे, उन्होंने एक बड़ा वैलिड पॉइंट दिया कि रूल 62 ये कहता है कि इसमें 3 ग्राउंड जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ गए, संविधान के खिलाफ है ये बिल। वो इस वजह से कि देश का संविधान जो है वो समन्वित ढांचा जिसको हम फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं, उस फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहती है कि स्टेट्स के जो इंटरेस्ट हैं, जो अधिकार हैं, उनको सेंटर ओवरराइड नहीं कर सकती है। पर इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हुआ है, संविधान का हनन हुआ है, क्योंकि सेंटर स्टेट अथॉरिटीज अब डिसाइड करेंगे कि स्टेट अथॉरिटीज, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कैसे चलेंगे। तो इसमें उन्होंने एक ही पॉइंट आउट किया है। और उन्होंने एक चीज और कही है कि आइटम नंबर 3838 में लिस्ट नंबर 3 शेड्यूल 7 में ये कंकरेंट लिस्ट में आता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे कि एक स्टेट लिस्ट होती है, एक सेंटर की लिस्ट होती है, एक कंकरेंट लिस्ट होती है। कंकरेंट लिस्ट स्टेट और सेंटर के साथ वार्ता करके, निष्कर्ष निकाल के, उनका कंसेंट लेके, स्टेट्स का कंसेंट लेके, राज्यों का कंसेंट लेके ही सेंटर कोई रूल बना सकती है। पर इस मामले में राज्यों के साथ कोई बात ही नहीं की गई, कोई कमीशन नहीं बनाया गया। अगर बनाया गया तो वो सब आनन फानन में हुआ। स्टेट से कंसल्टेशन अगर हुई तो उसमें उनका कंसेंट नहीं था इस विधेयक में। तो ये विधेयक जो है वो संविधान के खिलाफ है। और तीसरी बात उन्होंने कही कि जो स्टैंडिंग कमेटी थी
जिसने पहले भी स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई थी, जैसे मैंने आपको बताया 2020 में, 2022 की भी स्टैंडिंग कमेटी थी, उसमें एक वायलेशन 39B का है, जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो स्टेट पॉलिसी के होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइवेटाइजेशन में आप इंडिस्क्रिमिनेट प्राइवेटाइजेशन नहीं कर सकते। मतलब कि बहुत सारी कंपनियां, बहु कंपनियां एक जगह बिजली का वितरण करेंगी तो इससे कंपटीशन बढ़ेगा, जैसे जैसे उन्होंने कहा कि मोबाइल कंपनियों में बढ़ा। पर यहाँ पे आपको एक बात का मैं बहुत संज्ञान दे दूं कि यहाँ पावर जनरेशन कंपनीज दूसरी हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज दूसरी हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का जो पावर कंपनीज के साथ एग्रीमेंट होता है उसमें 85% कॉस्ट ऑलरेडी डिफाइंड होती है पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की या टैरिफ की। तो अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जनरेटिंग कंपनी के साथ 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट, मिनिमम 15 से 25 साल होता है, क्योंकि उसका जेस्टेशन पीरियड होता है प्रोजेक्ट का, मशीनरी लगा के और सब प्रोजेक्ट बना के, तो जब कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें मिनिमम टाइम होता है कि 15 साल से 25 साल आप बिजली खरीदेंगे तभी आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जब टैरिफ उसमें डिफाइन हो गया 25 अगले 15 से 25 साल के लिए, तो फिर रेट कैसे कम होगा, क्योंकि 85% बिजली की कॉस्ट तो पावर जनरेशन कंपनीज को देनी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन तो खाली 15% है। तो क्या ये 15% मार्जिन के लिए इतना कंपटीशन क्रिएट किया जा रहा है? तो ये बात आ जाती है कि जो इनडिस्क्रिमिनेट डिस्ट्रीब्यूशन है ये पावर सेक्टर के लिए हानिकारक है, और मल्टीपल एजेंसीज को लाइसेंस देने से एक ही एरिया में ना कोई सर्विस इंप्रूव हो पाएगी और उसके बावजूद रेट बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादा कंपनियां होंगी तो ज्यादा एम्प्लॉइज होंगे तो उनको मार्केटिंग कॉस्ट उनकी ज्यादा होगी, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ज्यादा होगी, वो सारा कंज्यूमर को भुगतना पड़ेगा। तो आपको होम सर्विस तो मिलेगी, पर होम सर्विस के साथ आपका टैरिफ रेट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम जो परसेंटेज होती है टैरिफ की वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी होती हैं। तो इस तरीके से सब्सिडी का भी इसमें रूरल एरियाज में जो है वो कंपनियां क्या ऑपरेट कर पाएंगी अगर वहां प्रॉफिट मार्जिन नहीं है? तो क्या वो कंपनियां स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को ये कहेंगी कि आप जो रूरल एरियाज हैं या जैसे क्रॉस सब्सिडी है वहां आप काम कीजिए और जो प्रॉफिट मलाई खाने वाला काम है वो हम करते हैं? तो इससे काफी नुकसान होगा। और प्राइवेट, सबसे बड़ी बात उन्होंने ये भी कही कि प्राइवेट कंपनीज को ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमने तैयार किया है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं या स्टेट यूनिट्स हैं या हाइड्रास हैं या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, ये टैक्स के पैसे से सरकार ने पब्लिक के टैक्स के पैसे से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स बनाए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बनाए हैं। अब क्या प्राइवेट कंपनियों को ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स दे के हम उनको प्रॉफिट कमाने का, हमारे टैक्स के पैसे से उनको संविधान में संशोधन कर रहे हैं? तो ये 3-4 बातें जो हैं उन्होंने बहुत प्रमुख थी इस मुद्दे पे उठाई, और उन्होंने कहा कि ये जो बिजली अधिनियम बिल है ये कुछ ही कॉर्पोरेट हाथों में देश की संपदा को बेचने का एक षड्यंत्र है और इसमें देश को काफी नुकसान हो सकता है। तो ये बात उन्होंने कही। उसके बाद मैं आपको एक और वीडियो दिखाऊंगा। ये वीडियो मनीष तिवारी जी का है, ये आप वीडियो देखिए, फिर मैं इसके बारे में चर्चा करता हूँ। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, मनीष तिवारी जी ने ये कहा कि इसमें जो ऑब्जेक्शंस हैं वो एक्ट के ऊपर ही है, पेरेंट एक्ट जो है उसी पे ऑब्जेक्शंस हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट किए बगैर ये बिल ही कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर रहा है। तो ऐसा किसी भी विधेयक का या संविधान में किसी भी चर्चा का विषय ये है कि क्या एक बिल, एक विधेयक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकता है? तो सबसे बड़ा सवाल यही उन्होंने, जो पहले वक्ता ने ये बात बोली, उसी को आगे बढ़ाते हुए है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि रूरल कंपनीज और जो जैसे रूरल एरियाज में जो कंपनी काम करेंगी और जो गरीब लोगों को बिजली देंगी, तो वो क्रॉस सब्सिडी का स्टेट कैसे डिसाइड करेगी जब सेंटर ओवरराइड करेगी उसको? तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट हो जाता है। इसमें उन्होंने एक जिक्र भी किया धारा 79J का, कि उसमें संशोधन करके केंद्र को राज्यों से परामर्श किए बगैर, वो कह रहे हैं कि कंसल्टेशन तो छोड़िए, कंसेंट की भी बात नहीं की गई, कंसल्टेशन की भी बात नहीं की गई, और बहुराज्य वितरण कंपनियों को लाइसेंस जारी करने का अधिकार दे दिया गया। तो उन्होंने प्रेम कुमार जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि ये विधेयक संविधान के माध्यम से संविधान में ही संशोधन करना चाहता है और इस सदन की विधायी क्षमता से परे है। ये सदन की विधायी क्षमता नहीं है कि संविधान में संशोधन एक बिल द्वारा किया जाए। तो इस बात का उन्होंने जिक्र किया है। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही है कि इसमें सेंटर के पास ओवरराइडिंग पावर हो जाएंगी,
कि जितने भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के रूल्स हैं या स्टेट के रूल्स हैं, वो मुफ्त में बिजली बांटना चाहें या वो डिफरेंट टैरिफ रेट्स रखना चाहें, टैरिफ डिसाइड करने की भी क्षमता जो है वो अब स्टेट से ले ली गई है। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सेंटर के पास ओवरराइडिंग पावर हो गई है कि सेंटर गवर्नमेंट जो है, पहले जो बिल था इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल, उसमें 8 बार सेंटर का नाम आया था, अब इस बिल में 9 बार आया है। इसका मतलब सेंटर की पावर बढ़ा दी गई है कि वो फिक्सेशन टैरिफ की करेगी, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कमीशन में कौन कौन होंगे ये डिसाइड करेगी, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का क्या स्ट्रक्चर होगा उसको डिसाइड करेगी, क्या उनके अधिकार क्या होंगे उसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट का वीटो होगा, ओवरराइडिंग फैक्टर होगा। अच्छा, जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में अगर मान लीजिए रिक्त स्थान होंगे, उसकी एम्प्लॉयमेंट कैसे होगी, कि जितनी भी वैकेंसीज होंगी वो कहते हैं कि दूसरी स्टेट कमीशन द्वारा सेंटर मनोनीत कर सकती है। अब ये स्टेट के फेडरल स्ट्रक्चर या स्टेट के संवैधानिक ढांचे के खिलाफ है कि अगर मान लीजिए किसी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कमीशन में या इलेक्ट्रिसिटी या स्टेट कमीशन बोर्ड में अगर रिक्त स्थान है, अगर स्टेट के पास ही पावर चली जाएगी और दूसरे स्टेट का आदमी वहां के वहां कैसे काम कर लेगा, ना उसको उस स्टेट की समझ होगी, ना वो स्टेट का लेन देन में कुछ वो जानता होगा। तो ये सेंटर का एक दखल अंदाजी जो स्टेट कमीशन में एम्प्लॉयमेंट की भी आ रही है और उनकी पावर्स जो है स्टेट कमीशन की, वो सारी उनको निरस्त कर दिया जाएगा। तो वो स्टेट कमीशन धीरे धीरे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो क्या कहते हैं बीमारू घोषित होके वो बंद हो जाएंगे। तो ये जो है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा आ जाता है। और इसमें एक और चीज निकल के आती है कि जब बिजली की खुदरा बिक्री के लिए टैरिफ तय करने की राज्य आयोग की शक्ति की बात आती है, तो बिल द्वारा निर्धारित नियमों को ओवरराइडिंग पावर देता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ओवरराइडिंग पावर केंद्र की ही रहेगी खुदरा बिक्री के लिए ही और टैरिफ तय करने के लिए। इसमें एक और चीज है कि धारा 85 में संशोधन के अनुसार अक्षत स्रोतों जैसे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति टाटा है, अदानी है, अंबानी है, उन्होंने सोलर एनर्जी, विंड पावर, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट सरकार ने बेचे हैं बड़ी बड़ी औद्योगिक कंपनियों को, तो उसमें उन्होंने जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से जो बिजली का उत्पादन है उसकी न्यूनतम आवश्यकता के रूप में विशेषाधिकार दिया कि निजी खिलाड़ियों को डिस्कॉम द्वारा जो स्टेट कमीशन है, जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं, जो डिस्कॉम्स हैं, उनको वो बिजली अक्षित स्रोतों के साथ उत्पादित बिजली भी खरीदनी पड़ेगी। जैसे पहले कोयले का आया था कि सारी पीएसयूज को कह दिया गया था कि 10% से 15% कोयला आपको इंपोर्टेड यूज करना ही करना है, जो महंगा कोयला है और उसकी जो कैपेसिटी है वो डोमेस्टिक कोयले से बिजली के प्रोडक्शन में कम है, वो कम जलता है। पर क्योंकि वो कंपलसरी कर दिया, क्योंकि कई उनके प्रधानमंत्री मोदी जी के उद्योग मित्रों के पास लाइसेंसेज हैं, वो ऑस्ट्रेलिया से भी कोयला इंपोर्ट करते हैं, इंडोनेशिया वाया दुबई इंपोर्ट करते हैं, दुबई में भी उनके ऑफिस खुले हुए हैं, उनके परिवार के लोग वहां दुबई में बैठ के ये काम कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स लगते हैं उसकी जो इक्विपमेंट और मशीनरी है उसका भी इंपोर्ट वाया यूएई दुबई होता है। ये सब चीजें उजागर हुई थी जब बात चली थी पनामा पेपर्स की। उनमें उन सब लोगों के नाम थे जिसमें हवाला ट्रांजैक्शन के थ्रू पैसा जो है दुबई के द्वारा कंपनियों को ओवर बिलिंग करके दिया जा रहा है। मतलब कि अगर 2 करोड़ के प्रोजेक्ट की मशीनरी है तो उसको 3.5 करोड़ रुपए 4 करोड़ रुपए दिखा के वहां से बिलिंग करके भेजा जा रहा है और सेम पैसा हवाले के थ्रू रीरूट हो रहा है। ये चीजें पहले भी कोल जनरेटिंग कंपनीज के बारे में इसकी ईडी और सीबीआई इंक्वायरी हुई थी, पर उसका आखिर में हुआ क्या अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है। तो कई सारी हवाला ऑपरेटर्स के थ्रू ये कोयला खरीदने का काम, बिजली के जो प्रोडक्शन होता है, वितरण होता है, इसके इक्विपमेंट खरीदने का काम इन्हीं उद्योगपति के लोग रिश्तेदार बैठ के यूएई, दुबई, लंदन में ये काम करते हैं। तो इसके बारे में कोई अभी तक चर्चा अभी तक सरकार ने नहीं की है। और अक्षित स्रोतों और रिन्यूएबल एनर्जी का मैंने आपको जैसे बताया कि अब वो कंपलसरी हो जाएगा, डिस्कॉम्स को, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को बिजली उनसे भी खरीदनी जरूरी होगी, चाहे वो महंगी हो या सस्ती हो। इसके अलावा जो क्षेत्रीय और राज्य के लोड डिस्पैच सेंटर हैं वो अब राष्ट्रीय लोड डिस्पैच सेंटरों के पास लोड आपूर्ति को रोकने या उपयोग को डाइवर्ट करने की शक्ति होगी। मतलब कि केंद्र के लोड डिस्पैच केंद्र जो हैं वो डिसाइड करेंगे कि बिजली का लोड, एक्सेस लोड और आपूर्ति कहां से हो। हमारा देश बिजली बनाने में तो सक्षम है, जितनी हमारी कंजम्पशन है उससे ज्यादा बिजली इस देश में बनती है, क्योंकि हम बांग्लादेश में भी एक्सपोर्ट करते हैं। पीछे हम और दूसरे देशों को भी, मतलब नेपाल को, श्रीलंका को भी बिजली प्रोवाइड कर रहे थे, पर श्रीलंका में क्योंकि इकोनॉमी का कुछ गड़बड़ हुआ तो अब बांग्लादेश में तो डायरेक्ट बिजली सप्लाई होती है लैंको और अदानी द्वारा और कई कंपनियों द्वारा। तो बिजली डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्शन में हमारी कमी नहीं है, हमारी कमी है डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अधिकार ले लिए जाएंगे, उनके पास पावर खत्म हो जाएगी, तो
बाकी लोगों को बिजली कैसे मिली जाएगी। तो इसका अनिवार्य रूप से मतलब है कि जैसे मैंने आपको बताया, राष्ट्रीय लोड डिस्पैच केंद्र जो है वो ओवरराइडिंग करेंगे स्टेट और क्षेत्रीय लोड डिस्पैच केंद्रों पर। तो इसका मतलब यह है कि मतदाताओं को मुफ्त बिजली नहीं दी जा सकती जब तक राज्य इसके लिए भुगतान नहीं करता। मतलब राष्ट्रीय लोड डिस्पैच केंद्र वीटो कर सकते हैं कि पहले स्टेट गवर्नमेंट्स जो फ्री बिजली का प्रॉमिस कर रही हैं, पहले जितनी भी बिजली वो फ्री प्रोवाइड कराना चाहती हैं उसका पैसा जमा कराएं डिस्कॉम्स को, उसके बाद ही वो फ्री बिजली बांट सकती हैं। कहने का मतलब यह कि रेवड़ी बांटने वाले राज्यों से मुफ्त बिजली बांटने का अधिकार छीन लिया गया है, वो बिजली बांट ही नहीं सकते। अब कौन सी स्टेट में इलेक्शन या इलेक्शन के बाद कौन स्टेट पैसा, पहले जीएसटी का पैसा तो मिलता नहीं है स्टेटों को जो कलेक्शन होती है, और जो उसका कॉम्पनसेशन पहले 5 साल में दिया जाना था, क्योंकि पहले जीएसटी में 2 साल तो कोरोना के निकल गए, तो अगले 5 साल के जीएसटी कॉम्पनसेशन अभी डिसाइड नहीं हुई है कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ऊपर से राज्यों को ये कह दिया गया कि बिजली अगर आप फ्री में बांटना चाहते हैं, मुफ्त की रेवड़ियां बांटना चाहते हैं, तो पहले ये पैसा जमा कराइए। अब मामला ये है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि हम एक सोशलिस्ट वेलफेयर स्टेट है। जो लोग गरीब हैं, जो लोग किसान हैं, जो लोग पैसा जिनके पास नहीं है, उनको भी उतना ही मानव अधिकार है जितने बाकी लोगों को है। तो उनको सपोर्ट करने के लिए, उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने के लिए, उनके परिवारों को पालने के लिए अगर बिजली सस्ती या मुफ्त में भी दी जाए उन गरीब परिवारों को, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो हमारे देश में क्योंकि पिछले 60 सालों से हम गरीब को बीपीएल लाइन से या बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठा नहीं पाए, तो ये हमने कॉम्पनसेटरी मोड खोल दिया कि ये कॉम्पनसेटरी वेलफेयर हम देते हैं कि जब तक हम वेलफेयर स्टेट नहीं बन जाते, चलिए पानी, बिजली, राशन, अब देखिए 85 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री ने भी फ्री में राशन बांटा, तो क्या उसको भी रेवड़ी बांटना कहेंगे? या अरविंद केजरीवाल अगर फ्री बिजली देते हैं गरीब परिवारों को, तो क्या उसको भी रेवड़ी बांटना कहेंगे? तो ये कॉम्पनसेटरी वेलफेयर मोड जो गवर्नमेंट्स का है वो गवर्नमेंट्स की खुद की फेलियर है। अगर वो गवर्नमेंट्स वेलफेयर में फ्लॉप नहीं होती और समानता का अधिकार सबको होता और सबका वेलफेयर बराबर तरीके से होता और देश में करप्शन नहीं होता, तो ये कॉम्पनसेटरी वेलफेयर स्कीम्स की जरूरत नहीं थी। पर चूंकि राज्य की और सेंटर की सरकारें लगातार इसमें विफल रही, तो अब अगर कॉम्पनसेटरी बेनिफिट देना भी पड़ रहा है, जिसको कहते हैं रिवर्स सब्सिडी, कि जहां आपने टैक्स का पैसा इकट्ठा किया उसको आपने रिवर्स टैक्स उन गरीबों में बांट दिया, फ्री की बिजली, फ्री का राशन या फ्री का पानी देकर या टॉयलेट्स बनाकर देकर। तो सरकार तो सेंटर की हो या स्टेट की हो, वेलफेयर स्कीम्स तो लागू करती है, चाहे वो कॉम्पनसेटरी मोड में करे, चाहे वो नॉर्मल मोड में एजुकेशन, हेल्थ बेनिफिट्स देके करे, सोशल हेल्थ और बेनिफिट्स देकर। तो इसको मुफ्त की रेवड़ियां कहना प्रधानमंत्री जी का जो वक्तव्य है वो ठीक नहीं है, उनको इस बारे में सोचना चाहिए। और बिजली की लागत में जैसे मैंने आपको बताया कि इनके ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन है, 85% बिजली की कॉस्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती है, इसलिए इससे कोई फायदा नहीं होने वाला कि आप तमाम वितरण कंपनियों को एक ही स्टेट में, और ये भी कह दिया गया कि कई स्टेटों में एक कंपनी भी काम कर सकती, तो इसमें मोनोपोली बन जाएगी। 2 ही कंपनियां या 3 ही कंपनियां पूरे देश में बिजली के वितरण में अगर लग गई तो सुनवाई खत्म हो जाएगी, आपको क्रॉस सब्सिडी नहीं मिलेगी, आप बिल ठीक कराने जाएंगे आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, आपकी बिजली मेन ट्रांसफार्मर से कंप्यूटर के बटन के द्वारा काट दी जाएगी, तो फिर उसमें आप कैसे करेंगे? तो अगर लाभ कमाने वाले क्षेत्रों से सरकारी डिस्कॉम से छीन लिया जाएगा और सरकारी डिस्कॉम डिफॉल्ट रूप से घाटे में चल रही कंपनियां बन जाएंगे, तो आने वाले दिनों में जनरेटर से बिजली खरीदने के लिए पैसे भी नहीं बचेंगे उन स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के लिए। तो ये बात निकल के आ जाती है। इसके अलावा आखिर में मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जो 2022 है, उसमें सेक्शन 62 सब्सिडी और फ्री इलेक्ट्रिसिटी कॉम्पनसेशन के बारे में ये कहता है कि सरकार इसमें डायरेक्ट बेनिफिट जो डीबीटी ट्रांसफर अमेंडमेंट्स कर सकती है सेंट्रल क्रॉस सब्सिडी के लिए, कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंतर्गत जितनी भी यूनिट कंजम्पशन बिजली की उस गरीब परिवार के द्वारा हो रही है या किसान के द्वारा हो रही है, तो उसका डीबीटी ट्रांसफर कैश से कर दिया जाए ताकि उसमें करप्शन खत्म हो। पर इसमें डायरेक्ट पेमेंट करने से अब जिन लोगों के अकाउंट प्रीपेड मीटर्स हैं, जिनके जनधन अकाउंट्स में अकाउंट्स नहीं हैं, आपने 40 करोड़ जनधन अकाउंट खोल दिए, पर देश की पॉपुलेशन 145 करोड़ है, 40 करोड़ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास जनधन अकाउंट नहीं है और उनके अगर बिजली के मीटर लगे हैं तो डीबीटी ट्रांसफर उसमें। और जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी की आपने कॉम्पनसेशन की बात की है, तो उसमें यह कहा गया है कि डिस्कॉम्स को, प्राइवेट डिस्कॉम्स को वो सब्सिडी का पैसा दिया जाएगा। तो क्या वो सब्सिडी का पैसा डिस्कॉम्स अगर मिल पा जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पा जाएंगी, तो लगता है आपको कि किसान को या गरीब परिवार को उस पैसे का बेनिफिट होगा?
तो ये बहुत सारी चीजें हैं। और इसमें जो लास्ट में मैं आपको एक और भी बता दूं कि इसमें आर्टिकल 39B का वायलेशन है, जो मनीष तिवारी ने मेंशन किया कि ग्रांट इसको उनको लाइसेंस दे के बहुत सारी बहु प्राइवेट कंपनीज को बहुत सारे राज्यों में लाइसेंस देके, इसमें सिर्फ क्योंकि वो लाइसेंस फी जब सरकार कलेक्ट करेगी तो उसमें उस सरकार के पैसे कलेक्ट करने से उसमें प्राइस हाइक ही होगी और इसमें कोई प्राइस का बेनिफिट मिलना मुश्किल है। और जो 79J में जैसे कि मैंने आपको बताया, एम्पावरिंग सेंटर को जो एम्पावर करता है लाइसेंस इशू मल्टी स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को करने का, उसमें मैनेजमेंट जो स्टेट्स का है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स का, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा और बहुत मुश्किल हो जाएगा कि गरीब परिवारों को और किसानों को उसका बेनिफिट मिलना, या किसी नॉर्मल उपभोक्ता को भी इसका बेनिफिट मिलना कि उसका रेट कम हो जाएगा। रेट बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और बहुत स्ट्रिक्ट लॉज बन जाएंगे। अभी तो आपको 60 दिन का टाइम मिलता है बिजली का बिल जमा कराने का, तब तो आपको शायद बिल जनरेट करते 15 दिन का टाइम मिलेगा। जैसे फोन पे आपका आउटगोइंग इनकमिंग कार्ड देते हैं, आपकी बिजली भी 2 दिन में कट जाएगी, और फिर जब आप उसको लगवाने जाएंगे वापस प्राइवेट कंपनीज के बाद, तो उसके भी चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे यही इल्तिजा करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको विधेयक को पढ़ें, अपने लोगों में डिस्कस करें। जो प्राइवेट उपभोक्ता हैं, जो शहर के उपभोक्ता हैं, वो भी इस पे इसको अपनी चर्चा का विषय बनाएं, और देश की संपदा को, देश की जनता को, और जिस तरीके से नौकरियां इसमें चली जाएंगी लोगों की, और उनको कहाँ से दूसरी नौकरियां दी जाएंगी, या उनको कहाँ डिस्प्लेस किया जाएगा, या उनको कौन सी कमीशन के अंतर्गत उनकी नौकरियां कंटिन्यू रहेंगी, इस बारे में भी चर्चा का विषय है। तो इन्हीं सब बातों से मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले सप्ताह फिर किसी नए सब्जेक्ट पे आपसे मुलाकात होगी। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।